अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। और जुमे के रोज़ ख़ास तौर पर जो हमारा सेगमेंट है ये बहुत ही अहम है और इसमें हम हमेशा बात करते हैं आपके नफसियाती मसाइल के हवाले से। इसकी नौइयत इसलिए मुख्तलिफ है कि वैसे हम पूरे हफ्ते में जो प्रोग्राम करते हैं उसमें जो दूसरा हिस्सा हमारा है वो हमने मख्तस कर रखा है आपकी सेहत के हवाले से, और यहाँ पर भी बात की जाएगी सेहत के हवाले से, और उसमें भी जो सबसे अहम मामला और मसला है वो आपकी नफसियात के हवाले से मसाइल का है। और अलमिया ये है, ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि नफसियात से जुड़े जो मामलात हैं हल तलब हैं और उसको भी डॉक्टर की ज़रूरत है, एक माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है, और उसमें कोई आर नहीं होनी चाहिए कि हम नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाएं और नफसियाती मसाइल के हवाले से हम उसका इलाज करवाएं। और यकीनन जैसे दीगर बीमारियों के लिए हम डॉक्टर से रुजू करते हैं उस तरह नफसियात से जुड़े मामलात के लिए भी डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। तो इसी हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। और ये जो हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है इसमें नफसियात से जुड़े बहुत सारे ऐसे मामलात और मसाइल हैं जो हम शायद जिनको नहीं जानते, उन अमराज का नहीं हमें इल्म होता, ताहम कहीं ना कहीं हम उसका शिकार ज़रूर होते हैं। और उसको कैसे समझा जाए इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि पहले ये समझ लें कि ये भी एक मरज़ है और ये भी बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर बर वक्त डॉक्टर से रुजू किया जाए। मेरा गुफ्तगू को मुख्तसर करूँगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ और आपका तारुफ़ ये है कि आप एक बेहतरीन माहिर नफ्सियात हैं और नफ्सियात के हवाले से काम कर रहे हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में अपनी खिदमत सर अंजाम आप देते आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शफ़ीक यासीन की, जो कराची में एक नफ्सियाती हस्पताल भी चला रहे हैं, यासीन नफ्सियाती हस्पताल के नाम से। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक मुहक्किक भी हैं, एक राइटर भी हैं। मुख्तलिफ़ किताबें आपने लिख रखी हैं इंसान की नफ्सियात के हवाले से। डॉक्टर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर शफ़ीक यासीन को मैं खुश आमदीद करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और रमज़ान की भी आपको मुबारकबाद। आपको भी। वो डॉक्टर साहब, अब बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं इंसान की नफ्सियात से जुड़े, और रमज़ान के हवाले से नफ्सियात को मैं थोड़ी सी जोड़ने की कोशिश करूँगा। हमने देखने में ये आया है, बल्कि बचपन से ही देखते आए, हम खुद भी इसका शिकार रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा सबसे पहले तो ओवर ईटिंग का शिकार हो जाते हैं। और हर शख्स, मैं अभी जिससे भी बात करता हूँ वो कहता है मेरा जी स्टमक डिस्टर्ब है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का इशू हो गया है, ये इशू हो गया वो। और जब मैं उनको कहता हूँ कि आप इसको क्यों ख़ुद से कंट्रोल नहीं कर पाते जब आपको रोज़े में कम खाने का हुक्म है और फास्टिंग का हुक्म है, तो वो ये एक नफ्सियात के ऊपर एक चीज़ तारी हो चुकी है कि अगर ज़्यादा नहीं खाएंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से ही गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, क्योंकि इससे जुड़े और फिर बहुत सारे और दीगर मसाइल हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। प्लीज़ डॉक्टर साहब, हैव यू से। मुझे खुशी है यासिर कि आपने सवाल पूछा, और रमज़ान के हवाले से तो स्पेशली बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और फिर ये जो मैं कहता हूँ ना कि नॉर्मल मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फिज़िकल हेल्थ, इसके लिए भी ये बड़ा ही लागू होता है। क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ नॉर्मल है तो आपका दिमाग जो है ना वो आपके डिसीजंस पे ही नहीं बाकी चीज़ों पे भी कंट्रोल करता है आपको, कि आप किस तरह से फ़ैसले करते हैं ज़िंदगी में। खाने के फ़ैसले भी यही हैं कि क्या आपके अंदर इतना सेल्फ़ कंट्रोल है कि एक पॉइंट पे आके आप अपने आप को रोक सकें और बोलें कि भाई इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं खाना है। बिल्कुल। और होता ये है ना यासिर के देखें हम जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और जो मैं देखता हूँ डिफरेंट फोरम्स पे, हम डायबिटीज़ पे कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर पे कर रहे हैं, स्ट्रोक्स पे कर रहे हैं, मेडिकल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे इतना फोकस नहीं होता है। और यहाँ पर यही चीज़ ज़रूरी है कि अगर हम पहले से ही हमारे अंदर सेल्फ़ कंट्रोल हो और हम अपने खाने पीने को कंट्रोल कर सकें, तो शायद हमारी पॉपुलेशन में कम डायबिटीज़ हो, हमारे पॉपुलेशन में कम हार्ट अटैक्स हों, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल की तरफ हों, ब्लड प्रेशर है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं, ये सारी चीज़ें ही तो हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स बनाती हैं Exactly. आगे चल के हज़ारों बीमारियों को। फिर हम स्टैटिस्टिकली देखते हैं दुनिया में कहाँ एक एवरेज एज, यूरोपियन आपको ले लो 86 87 की एज ब्रैकेट में है, हमारी एवरेज एज क्या है, बहुत Exactly. कम है। हम दुनिया से जल्दी चले आते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है। हमारी कौम क्यों, हमारा एक्सपेक्टेड जो है लाइफ लाइफ स्पैन जो एक्सपेक्टेंसी, है वो कितना एग्जैक्टली। कम है,
तो हर चीज़ तो हम अल्लाह पे नहीं छोड़ सकते। एग्जैक्टली। है ना, अल्लाह ताला ने हमें सोच दी है, समझ दी है, अकल दी है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी जो है बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को सही से कंट्रोल करें तो वो ईटिंग हैबिट्स को भी सही से कंट्रोल कर पाएंगे हम। राइट। और शायद आम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है कि अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स नॉर्मल नहीं हैं तो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए 3 एटियोलॉजिकल, मैं पहले एटियोलॉजी की बात करूँगा, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि हम क्यों कंट्रोल नहीं कर पा सकते अपने खाने पीने को। एक तो बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं जीन्स, वो आ जाती है। लेकिन साइकोलॉजी और फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जहाँ पर आपकी ईटिंग हैबिट्स आप लर्न कर रहे हैं अपनी फैमिली से, आपके आसपास के लोगों से, और फिर वो आपको एक एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ ले जाती है, तो वो ठीक हो सकती है अगर उसको ठीक से समझा जाए और सही स्ट्रेटजीज पे को इम्प्लीमेंट किया जाए, और जहाँ ज़रूरत हो मदद की वहाँ मदद ली जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रमज़ान के महीने में ये हम सबको अंदाज़ा है कि अगर इफ्तार है और हमने अभी इफ्तार करना है तो क्या कितने लोग हैं 2-3 पकौड़ों पे रुक जाते हैं, एक गिलास की शरबत पे रुक जाते हैं, आधे गिलास पे, और शरबत नहीं तो पानी क्यों नहीं पी सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है जी। आपके सामने 5 से 10 तरह की डिशेस रखी हुई हैं और आपको जी दही बड़े भी खाने हैं, आपको चाट भी खाना है, आपको जी समोसे भी खाने हैं, रोल्स भी खाने हैं, और एंड सो ऑन, और आपका हाथ नहीं रुकता। बिल्कुल सही। एंड में ये होता है कि जब रमज़ान ख़त्म होते हैं और एक होप होती है कि आप रमज़ानों के बाद आपका वज़न शायद कम होगा। देखिए मेन तो यही है ना, अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। उसके पीछे भी एक वजह है। सही। कितने लोग हैं जिनका वज़न कम होता है, आई थिंक चांसेस ये हैं कि आपका वज़न बड़ा होगा, कम नहीं होगा। और उसके बाद रिस्क फैक्टर्स ये होंगे कि आपने इतनी बिंज ईटिंग की होगी, इतना ज़्यादा भर भर के खाया होगा, इतना अनवांटेड फूड खा लिया होगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी रूफ पे टच कर रहे होंगे, आपके शुगर लेवल्स भी ऊपर होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और मैं देखता हूँ डिफरेंट व्लॉग्स और ये जो खाने पीने के दल रहे होते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ानों में तो और ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा होता है कि कितने जी शरबत और किस तरह के मीठे, उनको देख देख के शुगर हो जाती है जी। लगता तो यही है, अब परेशान हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही नेगेटिव हैं। अब डायबिटीज़ के उस पर मैं बात करता रहूँ कई दफ़ा, हर तीसरा पाकिस्तानी इस वक्त जो है ना डायबिटीज़ का पेशेंट है। बिल्कुल ऐसा ही। इस वक्त वी आर द कैपिटल कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर डायबिटीज़, कहते हैं हम टॉप पे हैं इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ऐसे ही टॉप नॉच पे है। टॉप। तो बाकियों पे तो बाकी किसी एरिया में तो शायद हम टॉप इतने इजीली नहीं आते। एग्जैक्टली। लेकिन इस एरिया में क्यों जबकि हमें चाहिए कि, और फिर ये कि हमारे डेवलपिंग कंट्री में नाम आता है, हम डेवलप भी नहीं हैं, जहाँ अंडर डेवलप्ड है बेसिकली। बाकी कंट्री इटली है, ग्रीस है, अमेरिका है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अच्छे अच्छे केक्स एंड पेस्ट्रीज़ और क्रोसेंट और ये सब फ्रांस में मशहूर है जो बेकरी के आइटम्स हैं। हमारा तो मुल्क बहुत पीछे है। अच्छा, फाइनेंशली भी पीछे है, तो अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ भी हैं। एग्जैक्टली। फिर भी खाने पीने में ज़्यादती, कमी की जगह मिठाइयों की दुकानें खुलती चली आ रही हैं। एग्जैक्टली। तो वहाँ लोग जाके किलो के किलो मिठाइयाँ लेके आते हैं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। कोई बीमार हो गया या कोई और ओकेजन वैसे हो गई, या कोई घर जा रहे हैं किसी के, तो मिठाई के डब्बे ले जा रहे हैं, केक के डब्बे ले जा रहे हैं, फ्रूट्स क्यों नहीं। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कहा है ना। बिल्कुल वेरी राइट। वी नीड टू थिंक लॉजिकल एंड सेंसिबली। अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर जो है ना, सॉरी मैं तो बहुत ड्रिफ्ट होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जर्नली बात कर रहा था। लेकिन ईटिंग डिसऑर्डर वैसे देखा जाए तो बहुत तरह के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये भी समझने की ज़रूरत है कि ईटिंग डिसऑर्डर ओवरवेट लोगों को भी होते हैं, अंडरवेट लोगों को भी होते हैं, जो वज़न जिनका बहुत कम हो जाता है जी। लेकिन और ईटिंग डिसऑर्डर नॉर्मल वेट वो लोगों के भी होते हैं जिनका वेट नॉर्मल हो। एग्जैक्टली। तो अगर आप किसी को देखते हैं जिसका वेट बिल्कुल नॉर्मल है, इसका मतलब नहीं है कि उसको ईटिंग डिसऑर्डर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो ये भी समझने की ज़रूरत है। तो मेन जो 3 ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ये मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा जी, क्योंकि बाकी ईटिंग डिसऑर्डर्स शायद इतने रेलिवेंट नहीं है जितनी ये 3 हैं। तो एक तो जी एनोरेक्सिया नर्वोसा है, जो कि बहुत
रेलिवेंट है, बुलिमी नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ये 3 जो हैं ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है ईटिंग डिसऑर्डर के हवाले से। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में ये होता है जी कि स्पेशली उसका ओरिजिन जो है वो टीन एज से अर्ली 20s में होता है। फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस होने के होते हैं। तो हमें बेसिकली क्या उसके कोर सिम्टम्स हैं या उसकी अलामात हैं, उसमें फियर ऑफ गेनिंग वेट होता है सबसे पहले तो, कि वज़न बढ़ने का खौफ, ये वो खौफ है कि डर लगता है एक लड़की को कि मेरा वज़न बढ़ जाएगा तो क्या होगा। जब वो शीशे में देखती है तो उसको, अगर वो पतली भी है और नॉर्मल वेट की भी है तो उसको लगता है कि वो मोटी है, उसका वेट ज़्यादा है। वो कहती है कि नहीं, मुझे अपना वज़न कम करना है। उसका अगर एवरेज वेट सपोज़ 54 या 55 किलो होना चाहिए तो वो अपना टारगेट वेट जो है वो 40s में बना देती है कि मैं 42 की 44 की हूँ, 10 किलो अंडर। तो वो कोशिश करती है कि किसी तरह से भी वज़न मेरा कम हो जाए ताकि मैं शीशे में जब देखूँ तो मैं मोटी नज़र ना आऊँ। तो उसका जो एक इमेज डिस्टॉर्शन है ना, वो भी उसका कोर फीचर है। एक तो फियर ऑफ गेनिंग वेट है और दूसरा है कि इमेज डिस्टॉर्शन, कि वो अपनी इमेज को देख रही है मिरर में तो उसको वो देख रही है कि मैं मोटी हूँ। फिर उसके अंदर टाइप्स हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा में। एक तो रिस्ट्रिक्टिव टाइप है, और रिस्ट्रिक्टिव टाइप क्या है कि वो कोशिश करती है मैं कम से कम खाऊं। वो कैलोरीज काउंट कर रही होगी, डायरी बना लेगी कि इस खाने में इतनी कैलोरीज हैं, ये खाना मुझे इतना मोटा कर सकता है, ये खाने में रोक दूं, कम खाऊं ताकि मैं वज़न गिराती चली जाऊं। ठीक है। दूसरी टाइप जो होती है वो कंपनसेटरी टाइप होती है कि वो खा तो रही है और ज़रूरत से ज़्यादा भी कभी कभी खा लेती है क्योंकि उसको शौक है खाने का, लेकिन वो कहती है कि यार मैं कैसे वज़न गिराऊं। तो वो क्या करती है कि या तो पर्जिंग, किसी कहते हैं कि इंड्यूस वॉमिटिंग करती है, मुंह में हाथ डाल के कोशिश करती है कि मैं वॉमिट कर लूं। ऐसी तरह की टैबलेट्स या कुछ चीज़ें ले ली जिससे पेशाब ज़्यादा आए या स्टूल ज़्यादा आए तो वो खाना जो है किसी तरह से निकल जाए सिस्टम से। थायराइड सप्लीमेंट्स ले लेती हैं, कुछ एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेती हैं। एनीवे दीज आर कंपनसेटरी बिहेवियर, कि वो कोशिश करती है कि चलो मैंने खा तो ज़्यादा लिया लेकिन अब मैं किसी तरह इसको इस तरह करूँ कि मेरा वज़न कम हो जाए। तो दिस कैन बी वेरी डेंजरस। होता ये कि जब वज़न गिरता है और हम इसे BMI से कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि वो जब ज़ाहिर है वज़न कम करने के लिए खाना कम खा रही है और इंड्यूस कर रही है वॉमिटिंग, तो हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो जिस्म से निकल रहे हैं। तो उसकी वजह से कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं, एरिथमियाज हो सकते हैं, और ब्रेन तक सर्कुलेशन कम पहुंचती है, ऑक्सीजन कम पहुंचता है। कुछ केसेस में ब्रेन श्रिंक होना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है ब्रेन, ख़ास तौर पर फ्रंटल एरिया जो है आगे का हिस्सा। तो उससे सोचने समझने की सलाहियतों पे फ़र्क पड़ जाता है, मेमोरी इश्यूज आ जाते हैं, और जजमेंट कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसे हम कहते हैं ना, कि इंसान ब्लैक एंड वाइट से हट के पॉजिटिव और अच्छा सोचे और एक अच्छे फैसले कर सके, अच्छे नतीजे पे पहुंच सके, वो एम्पेयर्ड हो जाते हैं, वो नॉर्मल नहीं रहते। तो और उसके बाद जब वो फैसले गलत लेना शुरू करता है या लेती है तो फिर मज़ीद जो है वो इसी साइकिल में और एंटर हो जाती है। तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। कहते हैं कि अप टू, अगर ट्रीटमेंट सही से ना किया जाए तो अप टू 15 to 17.5% केसेस में डेथ हो सकती है एनोरेक्सिया नर्वोसा में। तो इट कैन बी लीथल। तो ये डेंजरस है, अगर होता है तो किसी को तो फ़ौरन इलाज की ज़रूरत होती है, कई दफ़ा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, कभी कभी इतने हद तक वज़न गिर जाता है कि एनजी ट्यूब डाल के फोर्स फीडिंग करनी पड़ती है। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर साहब, एक जो सब में ज़्यादा केसेस जो मैंने देखे हैं आजकल रिसेंट टाइम्स में ओबेसिटी के, क्योंकि मैं फ़िटनेस के हवाले से काम करता हूँ, तो मैं जब उनसे पहले डिस्कस करता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ है, आई जेनेटिक्स हैं या क्या है, तो पता ये चलता है कि ज़्यादा लोग स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग की हैबिट उनको हुई, और कुछ जगह ये मामलात इतने सीरियस हो गए कि वो पहले वेट लॉस पे आप कोई भी अगर उनको प्लान या वर्कआउट प्लान अगर दें, उससे पहले मेरा ये ख्याल है कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और वो साइकियाट्रिक जो एक आप समझ लें कि एक उसको अगर डॉक्टर है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है ना वो उसको ट्रीट कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें तो वहीं मेरा ख्याल है हल हो सकती हैं।
तो ये मैंने बड़ा देखने में आया है कि कुछ लोगों से जब मैंने बात की उन्होंने कहा जी बड़ा स्ट्रेस हो जाता है, और कुछ जगह पे फेयर भी है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हम ज़िंदा नहीं रहेंगे, तो हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे। ऐसी बड़ी केसेस सामने आए कि वाक़तन ऐसे लोगों को ज़रूरत है काउंसलिंग की। जी डेफिनेटली आई थिंक मेजॉरिटी को काउंसलिंग की ज़रूरत है, शायद दवाइयों की भी, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं ना कि स्ट्रेस, एंड दैट्स वेरी ट्रू एंड रेलेवेंट, क्योंकि देखिए 3 ही इटियोलॉजिकल एरियाज़ हैं जो मैंने थोड़ा देर पहले भी बोला। एक तो जीन्स है या बायोलॉजी आप ले लें, जी फैमिली हिस्ट्री में है अगर ये बीमारी तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि बीमारी आप में आए। दूसरी साइकोलॉजी है, अगर कोई इंसान है जो स्ट्रेस में है, कई ऐसे हैं जिनको तकलीफ़ें मिली, एंजाइटी या डिप्रेशन अर्ली चाइल्डहुड में, कोई ट्रॉमा या लॉसेस, तो वो जो है ना उसकी अनमेट नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल अनमेट नीड्स होती हैं। वो प्यार को ढूंढ रहा होता है, वो क्रेव कर रहा होता है कि कोई मुझे अटेंशन दे, मुझे प्यार करे। हो सकता है माँ एब्सेंट हो या बाप एब्सेंट हो, कहीं डिवोर्स का मसला हो माँ बाप में, तो होता यही है कि वो फिर अंदर अंदर डिप्रेस होता है। अच्छा, खाना जो क्या करता है, जब खाते हैं तो सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज होता है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही प्लेजर हार्मोन्स हैं। बिल्कुल। प्लेजर हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो आपको टेम्पररी खुशी देते हैं। तो एक कंडीशनिंग हो जाती है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो उस वक्त के बाद आपको थोड़ी खुशी मिलती है। वो इंसान जो स्ट्रेस में था और डिप्रेशन में था, उसको एक टेम्पररी खुशी खाने से मिली जी उसने उसको एसोसिएट खुशी को कर लिया कि हाँ जब मैं दुखी था तो अब मैंने खाना खाया तो मुझे वो खुशी मिल गई। तो वो लव जो उसको डिप्राइव्ड लव था उसका, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस में था और डिप्रेशन में था, उसको उसने एसोसिएट कर लिया जब भी मैं खाना खाऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। तो उसने प्यार को, अनमेट नीड्स को, लव को एसोसिएट कर दिया खाने से और रिप्लेस कर दिया खाने से। अब वो कहता है यार मैं खाना खाऊंगा तो मैं खुश हूँगा। सही ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये एसोसिएशन भी बड़ा ख़तरनाक होता है फिर कि फिर आप जब भी नाखुश होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आप खाना खा के कोशिश करते हैं कि मैं खुश हो जाऊँ किसी तरह से। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो कई दफ़ा देखा है कि फीमेल्स हैं चॉकलेट खा लेती हैं। बाहर के मुल्कों में तो बड़ा कॉमन है कि चॉकलेट्स स्ट्रॉबेरीज़ के साथ और दूसरी मीठी चीज़ें खा के जो क्रेव करती हैं कि चलो थोड़ी देर की खुशी मिल जाए। ये बड़े आपने इम्पोर्टेंट बात की। अच्छा, मैं कुछ ड्रग अब्यूज़र्स के भी केस स्टडी किए तो उसमें पता ये चला कि वो जो एडिक्शन शुरू हुई वो इस वजह से हुई कि उनको, क्योंकि जितना एम्प्टी स्टमक रहेंगे उतना लीन रहेंगे और इस तरह वो ड्रग एडिक्शन की तरफ आ गए। और जब आप पता है कि ड्रग एडिक्शन की तरफ कोई आता है तो फिर उसके साथ और दीगर जो मेडिकल इश्यूज़ हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। अभी बड़ा कॉमन मैंने देखा है, मैंने जो 2-3 केसेस स्टडी किए, जो फैशन इंडस्ट्री से लोग थे, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उन्होंने कहा जी लीन और स्लिम रखने के लिए अपने आप को इस तरफ आए थे और अब हाल ये है कि ना सोचने समझने की सलाहियत है, फिर वो आपको पता है कि एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ और फिर बहुत सारे और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होना शुरू हो गए। ये क्या साइंस है, ये तो ज़रा समझाएं कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए और फिर ऐसे केसेस को दोबारा से रिट्रीव करना ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। ज़रा ये फरमाइए माइंडसेट को कैसे चाहिए। बिल्कुल जी, आपने मुझे, मैं 1995 में चला गया जब आपने ये बात बोली, क्योंकि आज से 29 साल पहले जब मैंने साइकाइट्री बिल्कुल शुरू की थी, एंड वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्यू केसेस में मुझे याद है मैं कमरे में बैठा हुआ था डॉक्टर पैट्रिशिया गैलेगन के साथ, आयरिश साइकाइट्रिस्ट, और मेरा शायद पहला या दूसरा हफ्ता था साइकाइट्री की ट्रेनिंग स्टार्ट की हुए। तो वो एक लड़की, यंग लड़की, आयरिश लड़की थी और वो बैठी हुई थी और मुझे याद है अच्छी तरह कि मेरी कंसल्टेंट उससे पूछ रही थी कि व्हाई डिड यू स्टार्ट टेकिंग एम्फेटामिन, और वो कहती मैंने तो सिर्फ इसलिए लेना शुरू किया था कि मैं पतली होना चाहती थी, अपनी भूख को सप्रेस करना चाहती थी। एंड एम्फेटामिन जो है वो बेसिकली खाने पीने को सप्रेस कर देता है, आपको पतला कर देता है। तो बेसिकली उसने ड्रग यूज़ इसलिए शुरू नहीं किया था कि वो नशे की आदी हो गई थी, वो सिर्फ इसलिए उसने शुरू किया था कि वो पतला होना चाहती थी, अपनी फिगर को कम रखना चाहती थी और किसी तरह भी अपने खाने को कंट्रोल करना चाहती थी कि मैं भूखी रहूं। और भूख का वैसे इंसान रहना मुश्किल है, तो उसने कहा मैं एम्फेटामिन लेती हूँ ताकि मेरा एपिटाइट सप्रेस हो जाएगी, एपिटाइट सप्रेस हो जाएगी, भूख कम होगी तो मैं पतली हो जाऊंगी। डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, एक छोटा सा ब्रेक मैंने यहाँ पर लेना है और ब्रेक के बाद ये हमारी जो डिस्कशन है वो जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
वेलकम बैक वंस अगेन, यू वाचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले ये डिस्कशन हमारी जारी थी। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है, ये खाने पीने में बदएहतियाती जिसको कहते हैं, इसकी वजूहत क्या हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये कि ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा मौजू ज़िर बहस आया, ज़रा उसके बारे में सुन लीजिए। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि जो ड्रग अब्यूज़ हो रहा है ख़ास तौर पे हमारे जो फिटनेस इंडस्ट्री से या फैशन इंडस्ट्री से लोग हैं, कुछ तो अब केसेस को देखता हूँ कि जो अपने क्लाइंट को कम करने के लिए जो फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी बने हुए और डॉक्टर्स भी बने हुए, वो ये रेकमेंड कर रहे हैं। आप कुछ अपना केस स्टडी बता रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी और बात हो। जी प्लीज़। बिल्कुल। खैर मैं वहीं से शुरू करूँगा। जी। वो लड़की जो थी उसकी प्रोग्नोसिस तो अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसने एम्फेटामिन ली सिर्फ भूख को कम करने के लिए, और भूख को कम करने के लिए उसका वज़न तो कम हो गया, और फिर वो उसने देखा कि मेरा वज़न कम हो गया तो मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। वो एम्फेटामिन की डोज बढ़ाती चली गई, और इस हद तक कि वो फिर एम्फेटामिन अब्यूज़ का शिकार हो गई। ठीक है। और जब शिकार हो गई तो बात वही है कि दिमाग पे उसके असरात बहुत ही नेगेटिव होते हैं इन ड्रग्स के। वो ना सिर्फ उसकी आपकी सोचने समझने की सलाहियत पे अफेक्ट करते हैं, आपकी मेमोरी पे अफेक्ट करते हैं, बल्कि कई दफ़ा ये दवाइयाँ पागलपन की तरफ ले जाती हैं, जिसे हम ड्रग इंड्यूस साइकोसिस कहते हैं। आप सोचने लगते हैं कि लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे ख़िलाफ़ हैं, कानों में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आपका गुस्से पे कंट्रोल जो है ना वो आउट हो जाता है बिल्कुल। एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ आ जाते हैं बहुत। एंजाइटी आपकी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, कई डिप्रेशन में चले जाते हैं, ख़ुदकुशी के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। तो देखा जाए तो बहुत ही नेगेटिव असरात हैं इस तरह की ड्रग्स के। और ना सिर्फ ये कि बल्कि मैं देखता हूँ कि जैसे आप बात कर रहे थे फिटनेस क्लब्स वगैरह की, वहाँ पर प्रोटीन शेक्स, अपनी कौन कौन सी डिफरेंट केमिकल्स दिए जा रहे हैं कि आप मसल्स बिल्ड करने के लिए आप ये इस्तेमाल करें, पतले होने के लिए ये इस्तेमाल करें। ये सारे केमिकल्स बहुत ही ख़तरनाक हैं आपके दिमाग के लिए। आई थिंक बेस्ट तरीका अगर फिट रहने का है तो एक अच्छी नॉर्मल फिजिकल बैलेंस्ड डाइट है, ठीक है, आपकी अच्छी स्लीप रूटीन है। ओवर बहुत ज़्यादा आपको मसल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कि जो इमेज दिया जाता है इंडस्ट्री में कि साइज़ 0 और इतना पतला होना चाहिए लड़कियों को, और लड़कों को इतना ज़्यादा मस्कुलर, और जो दिखाते हैं कि जो WWE के जो रेसलर्स हैं ऐसे मसल्स होने चाहिए, वही ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आपके फिट होने के लिए आप नॉर्मल हैं, आपका पेट अंदर है, आपका फैट इतना ज़्यादा नहीं है, आप हेल्दी हैं, दिस इज़ ऑल इज़ रिक्वायर्ड। और टोन्ड है मसल्स आपके। अगर बहुत ज़्यादा मस्कुलर, थोड़े बहुत मसल्स अच्छी बात है, लेकिन बहुत मस्कुलर होने की ज़रूरत नहीं है। और लड़कियों में भी ज़रूरी है कि आप नॉर्मल नज़र आएँ, नॉर्मल दिखें। बहुत पतला होने का कोई सेंस नहीं है। और जब आप एवरेज से हट के ये सब चीज़ें ट्राई करते हैं, जो शायद अच्छी एक्ट्रेसेस आपको हॉलीवुड या बॉलीवुड की नज़र आ रही हैं, और आप जो बड़े एक्शन मूवीज़ में हीरोज़ देख रहे हैं जो एक इमारत से दूसरी इमारतों पे छलांगे लगा रहे हैं, ये सब अनरियलिस्टिक हैं, फिक्शन है सर। ये आप नॉर्मल लाइफ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वैसे ही आई थिंक यहाँ पे गाड़ी चलाना एक बहुत ही रिस्की काम है पाकिस्तान में। यहाँ ना कोई रूल्स हैं ना रेगुलेशंस। उस पर अगर आप इस तरह के स्टंट्स करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी और कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सेंसिबल तरीके से सोचना और सेंसिबल डिसीजंस लेना, सेंसिबल तरीके से गाड़ी चलाना, सेंसिबल तरीके से खाना पीना, ये सब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेशन। ये जो इनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, ये बड़ी क्रिटिकल होती जा रही हैं दुनिया में। इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि सोशल मीडिया पे इस वक्त मैं देख रहा हूँ जो ट्रेंड सबसे ज़्यादा चल रहा है वो फूड व्लॉगिंग का चल रहा है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम से कि फॉर गॉड सेक इनको फॉलो ना करें। ये आपकी एपेटाइट को बढ़ा भी रहे हैं। ये एक साइंस है जो काम करती है। बहुत सारे लोग शायद इस साइंस को नहीं समझते। जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपकी अट्रैक्शन उस तरफ होती है, फिर आप जा के उन ठेलों पे, और ये जो अनहाइजेनिक फूड है जिसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके बहुत खूबसूरत करके दिखाया जा रहा है, और फिर आप इसकी तरफ जाते हैं। और फिर हाल ये है कि इस पूरी दुनिया में, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, कि हमारी जो पूरी कौम है वो सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हमारे पास आ चुके हैं। दुनिया में नंबर 1 हम हो चुके हैं डायबिटीज़ के अंदर, और ये इस ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है कि अब इसमें एज का भी वो ख़त्म हो गया कि हम पहले 40+ देखते थे कि वो डायबिटिक हुआ करते थे पेशेंट, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अर्ली एज से ही डायबिटीज़ शुरू हो गई। प्लीज़ डॉक्टर साहब। जी सर। इस पर मैं थोड़ा सा ऐड भी करूँगा कि अगर बाहर जो खा रहे होते हैं, जो ब्लॉग्स बन रहे होते हैं, पहली बात है कि वो
पैसे दे के बनाई जाती Exactly. है ना, उसको मार्केटिंग करके प्रमोट किया जाता है। हमें नहीं पता कि उसमें क्या तेल इस्तेमाल हो रहा है, हमें नहीं पता वहाँ पर कौन सा सॉल्ट, अजीनोमोटो या कौन सा केमिकल डाला जा रहा है टेस्ट को बढ़ाने के लिए, एनहांसर डाले जाते हैं। एनहांसर्स डाले जाते हैं, कैसे कार्सिनोजेंस हैं जिससे कैंसर जी हो पड़ जी। सकता है, वो होता है। कितना फ्रोज़न मीट है या पता चला कि मुर्गी है, वो मरी हुई मुर्गी इस्तेमाल हो रही है, एग्जैक्टली, हु नोज़। बिल्कुल सही। यहाँ की बकरे की जगह कुत्तों का गोश्त, और जी, वी नो ये बड़ी कॉमन लाहौर प्रैक्टिस है के तो इधर हो मेंढक रही। वगैरह भी और क्या कुछ नहीं। तो आप ऐसा रिस्क क्यों लेते हैं जब आपको पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या रेसिपी है? जबकि हमारा मुल्क तो इतना फॉर्चुनेट है, मैं समझता हूँ उस हवाले जी। से, कि अच्छी वेजिटेबल्स, अच्छे फ्रूट्स हमें जितने अवेलेबल हैं। मैं जब गुजरता हूँ हॉस्पिटल से अपने घर जा रहा होता हूँ और ठेले पे मैं देखता हूँ कि अच्छे अच्छे जी पपीते और अमरूद और जी माल्टे और सेब और केले, एग्जैक्टली, क्या नहीं है हमारे पास माशाल्लाह से। बिल्कुल सही। बाहर मैंने काफ़ी अर्सा गुजारा है, लेकिन अच्छा ऑर्गेनिक फ्रूट्स मुझे इतना नज़र नहीं आया जितना पाकिस्तान में, और इतनी वेजिटेबल्स माशाल्लाह से जी। हमारे पास हैं। तो हम लोग लकी हैं, और लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली। वहाँ पे मसला आता है। कि आप चीज़ सब्जियाँ लें, उसे पकाएं, घर पे पकाएं, अच्छे तेल में पकाएं, कम आग पे पकाएं, इस तरह के न्यूट्रिशन उसका आउट ना हो। खैर मैं अब ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट लग रहा हूँ साइकाइट्रिस्ट से नहीं, ये ज़्यादा, ज़रूरी भी है, लेकिन ये बट इस ज़रूरी वक्त है लोग काउंसलिंग यासिर। बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये ज़रूरी है कि हम सोच समझ के ही करें, क्योंकि हो यही रहा है ना कि ईटिंग हैबिट्स प्लस डिसीजंस जो हम खा रहे हैं, बाहर के खाने खा रहे हैं, उससे बहुत सारी बीमारियाँ हम ख़रीद रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल सही है। वायरल इन्फेक्शंस हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो देखो, जब देखो लोग बीमार हैं। जी। आप हो यही रहा है ना कि जब आप बाहर से खा के आते हैं तो चांसेस हैं कि आप बीमारी को लेके आ रहे हैं कहीं ना बिल्कुल कहीं, ठीक किसी है। ना किसी फॉर्म में। और इस पे फिर हम उस दूसरी ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ आते हैं। अभी तो हमने सिर्फ आई थिंक एनोरेक्सिया नर्वोसा ही कवर किया है। बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो जी। दोनों आई थिंक ज़्यादा कॉमन हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। होता क्या है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में कि आप खाना ऐसे खाते हैं कि एक दो घंटे के अंदर इतना ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं कि उस आपका पेट इतना ओवरफुल हो जाता है कि आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, लेकिन आपने आपको रोक नहीं रहे, खाते चले जा रहे हैं। टेस्ट के लिए नहीं खा रहे, बस भर रहे हैं अपने एग्जैक्टली। पेट को। मुझे लगता है बड़ा कॉमन है हमारे मुल्क में, क्योंकि बहुत दफ़ा आप बफ़े खाने जा रहे होते हैं, ऐसी पार्टीज़ में जा रहे होते हैं जहाँ पे शादियों में खाने ही हैं, प्लेटें भरी होती हैं। वो अलग बात है, हमने पूरी ख़त्म की ना, कितनी फिर एक और प्लेट लेके फिर भरनी शुरू कर दी। जी। तो क्यों? हमारा पेट को तो बहुत थोड़े से खाने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। हम स्लो खाएं, एहतियात से खाएं, कम खाएं, उसके बाद रोक लें अपना हाथ। तो बिंज ईटिंग में ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपका कंट्रोल आउट होता है, आपका वज़न बहुत बढ़ जाता है। वज़न बढ़ जाता है, उसके बाद आप जो है ना गिल्ट में आते हैं, छुप छुप के भी खाते हैं कई दफ़ा। अपने फ्रेंड्स या दोस्तों को बताना नहीं चाहते, फैमिली को, मैं खा रहा हूँ, लेकिन रातों को उठ के खा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो दिस इज़ ऑल बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि काफ़ी कॉमन है। बुलिमिया नर्वोसा में भी ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक फ़र्क है। अच्छा, बुलिमिया नर्वोसा ये है कि आप इसी तरह खाना ज़्यादा खाते हैं, लेकिन देयर इज़ अ कंपेंसेटरी बिहेवियर। होता है कि आप चाहते नहीं हैं, आप जब आपको गिल्ट और आप फील करते हैं गिल्टी, तो फिर आप चाहते हैं कि ये वज़न मेरा कम हो जाए। तो वज़न कम करने के लिए आप या तो इंड्यूस करते हैं वॉमिटिंग, बिल्कुल सही है। और फिर कोशिश करते हैं कि मैं इसको कम कर लूँ। तो नॉर्मल वेट वाले कई होते हैं जो बुलिमिया नर्वोसा का शिकार होते हैं, जी। लेकिन वो अगर वॉमिटिंग ना करें और अपने कंपेंसेटरी बिहेवियर से ना गुजरें, तो फिर वो बेसिकली बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। मैं समझता हूँ हमारी नेशन में जो है ये दोनों को देखें, कंपेयर करें, तो शायद बिंज ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा कॉमन है। बिल्कुल ठीक है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेल वी मे डिस्कस सम अदर टाइम, कि हमारे यहाँ लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ किस वक्त खानी है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। जो चीज़ दिन में खाने की है वो रात में खा रहा है, रात में कंज्यूम कर रहा है, और जो रात में कंज्यूम करने की है वो दिन में कर रहा है, और जो सिर्फ हुई है ही स्पेसिफिकली मॉर्निंग के लिए, वो हम रात में खाते हैं, और जो रात की है वो शायद नहीं खाते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी तक बड़े कंफ्यूज लोग हैं, क्योंकि एजुकेशन नहीं है और ना ही ये बताया गया है। तो साल हर साल एक प्रैक्टिस चली आ रही है कि जी घर में इस वक्त ये खाया जाता है तो वो खा लेते हैं, और फिर नतीजा यही निकल रहा है कि बड़ी तेज़ी से आप जाके हॉस्पिटल्स को देखें तो आपको वहाँ पर लोगों का रश नज़र आएगा। फिर ये कि ईटिंग डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें ये नफ्सियात से जुड़े मामलात हैं, खुदा रहा इसको समझिए। और रमज़ान में ख़ास तौर पर इसके ऊपर हम ज़्यादा ज़ोर इसलिए दे रहे हैं
कि ये एक नफ्सियात बन चुकी है, बार बार ये बात बताई जा रही है। अभी मैं देख रहा था, एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं सुनी कि वो रमज़ान के अंदर, डॉक्टर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो लोग तरीके ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह भूख ना लगे, प्यास ना लगे। आई मीन फॉर गॉड सेक, वो कहने लगे, साहब जब उनकी बात सुन रहा था, कि रमज़ान का मैसेज ही है कि आपको भूख लगे, प्यास लगे, ताकि यू शुड लर्न समथिंग, आपको कुछ समझ में आए कि इसके पीछे लॉजिक है क्या। तो वो उसको ख़त्म करने के लिए 1 बजे से सैरी करना शुरू करते हैं, 4 बजे तक खाते ही रहते हैं कि कहीं पूरा दिन जो है वो भूख ना लगे। तो ये माइंडसेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ों में आई बिलीव कि इसको चेंज करना ज़रूरी है। प्लीज़ डॉक्टर साहब। बात देखिए यही है ना कि जो हम नहीं कर रहे, वेस्ट वो कर रहा है। जो चीज़ें हमें बताई गई हैं हम एक तो करते हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं। अब वेस्ट में इंटरमीडिएट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से आ गया है। एग्जैक्टली। और ये इसलिए मैं टच करना चाह रहा हूँ कि जो रमज़ान चाहता है हम करें, वो वेस्ट कर रहा है इंटरमीडिएट फास्टिंग के तरीके से, कि इतने बजे तक खाता है, उसके बाद एक लंबे पीरियड तक फास्ट करता है, एग्जैक्टली नहीं खाता, और फिर वो कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से वज़न उससे कम होता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही। यही है बेसिकली। अगर हम यही अप्लाई कर रहे होते रमज़ानों में सही तरीके से, तो वज़न गिरना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका मतलब है उसकी एप्लीकेशन सही नहीं है, हम सही से अप्लाई नहीं कर रहे, वज़न गिर नहीं रहा, वज़न बढ़ रहा है। जी। आई थिंक ये ज़रूरी होना चाहिए रमज़ानों में कि आप रमज़ान शुरू होने के पहले दिन एक वेट करें अपना, जी। और ईद के दिन वापस वज़न करके देखें कि आपका वज़न क्या है। बिल्कुल सही है। ठीक है, वेइंग स्केल को इतना महंगा नहीं है, और आपके पास नहीं तो कहीं से भी वज़न कराया जा सकता है। और अगर आपका वज़न गिरा है तो इसका मतलब आपने रमज़ान सही से गुजारे हैं, जी, जिस तरह से गुजारने चाहिए थे। और वज़न बढ़ा है तो इसका मतलब है कि रमज़ान के प्रिंसिपल्स पे आपने सही से अमल नहीं किया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो आई एम सॉरी कि जिस तरह हमारी ईटिंग हैबिट है, उसमें आप यकीन करें कि आपका वेट कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब सहरी में आप पराठे या कीमा और इस तरह की चीज़ें खाएंगे और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका वेट कम हो जाए, नहीं होगा। आपने ये जो माइंडसेट बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों को बताता भी हूँ, खैर मौका मिलेगा तो आगे भी आपको बताऊँगा कि सहरी में लोग पूछते हैं जी क्या खाने की ज़रूरत है। तो यही कल्चर चला आ रहा है शुरू से, और फिर मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो खजले, फैनी और ना जाने क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करते हैं। ये तो अमीन, अगर आपने यहाँ से पैदल चल के अगर 125 किलोमीटर तक जाना है तो आप ये चीज़ें खा लें। अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें 100 किलोमीटर आप चल रहे हैं, तो प्लीज़ मैं ज़रूर कहूँगा इसको कंज्यूम करें। वगरना अगर ये नॉर्मल जैसे हमारी रूटीन है, गाड़ी में बैठ कर आए, ऑफिस में आ गए, काम किया, एसी में बैठ के वापस चले गए, ये इस तो आई मीन 2-2 दिन तक अगर आप कुछ ना खाएं तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। बट माइंडसेट को कैसे चेंज करें? डॉक्टर साहब प्लीज़, आज तो डाइट और न्यूट्रिशन के ऊपर चला गया, बट मैं चाहता हूँ कि जो माइंडसेट है इसको चेंज किया जाए, और वो एक साइकियाट्रिस्ट ही है जो इसको चेंज कर सकता है। प्लीज़। नहीं, खैर साइकियाट्रिस्ट चेंज नहीं कर सकता, साइकियाट्रिस्ट सिर्फ मुझे एडवाइस कर लगता है कि सकता आज है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को साइकियाट्रिस्ट की है। लेकिन देखें, बात आपने बिल्कुल सही की। वक्त की बात है। एक वक्त था जब शायद मकई की रोटी, साग और लस्सी पंजाब में इसलिए ज़्यादा पॉपुलर थी कि लोग हल चलाते थे। बिल्कुल सही है, बहुत और किसान जो है बड़ा हार्ड वर्किंग लोग थे। तो फिर अब जबकि वक्त बदल रहा है, तो चाहे वो पंजाब हो या सिंध हो या बलूचिस्तान या सरहद, बात यह है कि अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो फिर आपको उसी हिसाब से खाना है जिस तरह से आपकी एक्सरसाइज है या आपकी एक्टिविटी लेवल्स हैं। और बेसिकली बाहर का कॉन्सेप्ट, फिर मैं बात कर रहा हूँ कि वो जब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या सपर करते हैं, ये 4 उनके वो हैं, तो उन्होंने डिनर के बाद सपर रखा क्यों है? डिनर वो सोने से कम 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले कर लेते हैं। सही। फिर वो सिर्फ सूप का एक प्याला एक छोटी सी रोटी के साथ ले लेते हैं रात को सोने से 1-8 घंटे पहले, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रात को इतना लेट खाएं, उतना ज़्यादा खाएं कि वो हज़म करना मुश्किल हो जाए। सही। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही होते हैं कि आप जितना लेट खा रहे हैं, सोने के करीब खा रहे हैं, उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपको हज़म नहीं होगा खाना, और वो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। वेट गेन के हवाले से भी, आपके हार्ट, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से भी, और डायबिटीज़ के हवाले से भी। मॉर्निंग में खाना ज़्यादा अच्छा है जी। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, दिन गुजरता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता चला जाता है। सही। और आपको कम से कम खाना है, और ख़ास तौर पर सोने से काफ़ी पहले खा लेना है, और थोड़ा वॉक करके और एक्सरसाइज करके सोना है ताकि वो हज़म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और ये स्लीप के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। हमारी आधे से ज़्यादा आवाम जो है, नेशन जो है, स्लीप डिसऑर्डर्स का
शिकार है। बिल्कुल ऐसा ही है। और होता यही कि अगर आपने खाना पीना इतना लेट खाया है और इतना मुरगन खाना खाया है, उसमें तेल है, मसाले हैं, और आपका स्टमक अपसेट है, तो आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब बहुत बुरे आएंगे। है। आप आरईएम स्लीप में ज़्यादा होंगे, जो कि सुपरफिशियल स्लीप है, डीप स्लीप में नहीं होंगे। सुबह आप फ्रेश फील नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आपका पूरी डे की एक्टिविटी उस पर अफेक्ट करती है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ओवरऑल नीचे की तरफ आती है। आपकी फंक्शनिंग और जो एबिलिटी है कि जो आप परफॉर्म आपका काम कर रहे हैं, उसकी आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता बिल्कुल है। ऐसा आप ही नीचे की तरफ आते हैं। तो खाने पीने का बड़ा गहरा ताल्लुक आपकी पूरी ज़िंदगी से है। एग्जैक्टली। फिर आप बच्चों को यही सिखा रहे हैं, जो आपके पूरा ख़ानदान बैठा हुआ है, जी। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप एक फैमिली का हिस्सा हैं। और ख़ासतौर जो बड़े हैं, मैं उनको इस वक्त वो कर रहा हूँ, उनसे मुखातिब हूँ कि वो ज़्यादा कोशिश करें कि रोल मॉडल बने, क्योंकि एंड ऑफ द डे वाइफ हैं, बच्चे हैं, वो वही करेंगे जो आप करेंगे, बिल्कुल सही है ना। तो आपको उनको सिखाना है, क्योंकि वही फिर आगे जनरेशंस में चलती है। बिल्कुल ठीक है। अभी हमें बहुत ज़रूरत है कि हम नेचुरल फूड्स की तरफ आएँ, हम सादे खानों की तरफ आएँ, हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की एसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्जैक्टली। इसलिए मैं जब भी पेशेंट देखता हूँ अपने क्लिनिक में, मैंने ये बना लिया है कि बेसलाइन वेट, उनका आरबीएस जो शुगर लेवल टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर चेक होता है, ऑक्सीजन लेवल चेक होता है, ये सब फिजिकल मॉनिटरिंग है। लेकिन हम इसलिए करते हैं साइकाइट्री में क्योंकि वो हमें इंडिकेटर्स देते हैं कि क्या वो फिजिकली इस वक्त राइट है कि नहीं है, स्टेबल। और अगर राइट है तो ट्रीटमेंट के बाद ऐसा तो नहीं कि दवाइयों से कोई ऐसे इफेक्ट्स आएँ कि जिसकी वजह से उनका फिजिकल बढ़े। वेट मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ बढ़ता है आपको ये कंट्रोल करना ज़रूरी है, किसी सूरत में भी ज़रूरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। वेल डॉक्टर साहब, अब डिस्कशन तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और आगे भी इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल भी करते हैं कि जो वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया, इसकी क्या वजह है। और ये बात समझ में आई कि नफ्सियात से जुड़े मामलात हैं, इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ में डिसिप्लिन होगा, आई गेस, तो फिर हम कुछ अचीव कर सकेंगे या हेल्थ का अपने ख्याल रख सकेंगे। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी हेल्थ से ही सारे मामला जुड़े हुए हैं। अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो यकीन करें वो आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो इसको फॉर ग्रांटेड क्योंकि हमने इसको लिया हुआ है, हम सोशल मीडिया के फॉलो कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, आउटिंग करना, होटलिंग करना, डाइन आउट करना, ये हमारा एक वो बन चुका है। हर चीज़ में हम इसको कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सहरियाँ मैं देख रहा हूँ प्लान हो रही हैं, अफ्तारियों की दावतें हो रही हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो पहली रमज़ान से लेकर आखिरी रोज़े तक रोज़ाना सहरी और अफ्तारी की दावतें खा रहे हैं। तो आई मीन ये रमज़ान अगर आप इस तरह अपने गुजारना है, तो फिर मैं इस पर क्या कह सकता हूँ कि सोशलाइजिंग ज़रूरी है। ज़ाहिर है इंसान एक सोशल एनिमल है, बट इस तरह अगर आपका लाइफस्टाइल होगा तो ये फिर डिज़ास्टर ही लेकर आएगा, और इवेंचुअली ऐसा ही होता है। फिर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव थे और एकदम अचानक से जो है वो पता चला कि वो चलिए। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपके साथ हमेशा रहती है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो देख रहे हैं यकीनन उनको बहुत कुछ आज समझ आया होगा। और अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप यासीन नफ्सियाती अस्पताल डॉक्टर साहब से रुजू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, लास्टली मैं एक चीज़ को और चाहूँगा ज़रा यहाँ पर मेंशन कर दें, वो ये कि आपकी लोकेशन और टाइमिंग वगैरह रमज़ान में मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि ज़रा बता दें, क्योंकि स्केड्यूल चेंज हो जाता है, प्लीज़। नहीं, बिल्कुल। टाइमिंग तो अर्ली कर ली है क्योंकि ज़ाहिर अफ्तार के बाद के टाइमिंग्स नहीं रखी हुई, तो 9 मॉर्निंग से लेके शाम को 5:30 बजे तक की टाइमिंग है। लोकेशन नाज़िमाबाद नंबर 3 में है। इट्स ऑन द मेन रोड ऑन नवाब सदीक अली खान रोड। वी आर नेक्स्ट टू मीज़ान बैंक, और ईदगाह जो है नाज़िमाबाद नंबर 3 की उसके बाद ही हॉस्पिटल है। एनीबडी इज़ वेलकम टू कम ओवर। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर शफीक यासीन हमारे साथ थे। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी रही है और इस सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। और एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट हमारा जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।